Guys, so today we are going to start with C language. Okay guys. So guys, आपको पता है हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाते हैं. Guys, C is very very important language in today's era. हमारे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं ना, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में C लैंग्वेज और C++ का यूज़ होता ही होता है. अब C++ की बात छड़िए तो मैं आपको बताता हूँ. जो हमारी C लैंग्वेज है ना, इसमें काफ़ी सारे फ्लोज है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारी रुकावटें हैं इस लैंग्वेज में. सेफ्टी भी कम है. मतलब जैसे C लैंग्वेज में जैसे जैसे कोड बड़ा होता जाता है ना, उसकी रीडेबिलिटी घट जाती है, मेंटेनेबिलिटी मुश्किल हो जाती है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी कई दिक्कतें हैं. तो इन सब को हटाने के लिए ना C++ का हमने आविष्कार करा था. मतलब हमने नहीं करा, डैनिश भाई साहब ने करा था. तो ये कारण है C++ लैंग्वेज की डेवलपमेंट क्यों हुई थी. ओके गाइस, सो अब मैं बताता हूँ. C लैंग्वेज है ना, जो आप समझ गए होंगे कि हर सॉफ्टवेयर मतलब मोस्टली हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होती है. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी. आपको अगर ये लैंग्वेज आती है ना, C और C++, आपको जॉब्स भी आसानी से मिल सकती है और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं खुद का. आप खुद के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं. मतलब बहुत स्कोप है इस लैंग्वेज में. ठीक है. अच्छा गाइस, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझाता हूँ. आप इससे पहले कि आप लैंग्वेज स्टार्ट करो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले ना मेरी एक चीज़ समझो. ये जो प्रोग्रामिंग है ना, इसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा लगते हैं, पता है. अब बंदे देख लेते हैं नेट से, ठीक है, अच्छी चीज़ें देखना चाहिए. अगर नहीं समझ आ रहा है तो नेट से आप उस कोड का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिर समझ सकते हैं कि कैसे लग रहा है वो लॉजिक. ठीक है. बट यार मतलब पता है, आप ये सोच रहे हो अगर कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो अच्छा बन जाऊँगा प्रोग्रामिंग में. यार है, ऐसा ही है, बट सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा. प्रोग्रामिंग से ना दिल लगाना पड़ता है. दिल, समझ रहे हो. ऐसा नहीं मतलब बस मेहनत करे जा रहे हो, मन नहीं है प्रोग्रामिंग करने का, बट ज़बरदस्ती कर रहे हो कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर आगे फ्यूचर में कुछ करना है. यार ऐसे ना प्रोग्रामिंग में अच्छा स्कोप नहीं बनता बंदों का. अगर प्रोग्रामिंग में सच में स्कोप बनाना चाहते हो ना, इसमें एक इंटरेस्ट जगाओ अपना ना, खुद मन करना चाहिए. मतलब ना एक अंदर से आवाज़ आ जानी चाहिए, यार प्रोग्रामिंग करने का मन कर रहा है. खुद एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, रह नहीं सकता मैं इसके बिना. मन है तो मन कर रहा है, खेलने का मन करता है ना. अगर मन करता है ना तो ज़्यादा अच्छे से खेल पाते हो आप उस खेल को. ज़बरदस्ती खेलोगे तो नहीं खेल पाओगे ढंग से. तो वही प्रोग्रामिंग के साथ, अगर मन है ना, खुद से मन हो रहा है प्रोग्रामिंग करने का, तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे प्रोग्रामिंग. तो ना इसके मतलब आप खुद पढ़ो प्रोग्रामिंग के कितने ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम में. आपको ना खुद मन करने लग जाएगा, यार प्रोग्रामिंग सच में इंटरेस्टिंग चीज़ है. और पता है, ध्यान लगा के करोगे ना, आपको खुद अच्छा लगने लग जाएगा प्रोग्रामिंग करना. खुद आप अपने अलग लॉजिक बना दोगे हर चीज़ के. बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग में, पता है, हर नई चीज़ें बनानी पड़ती है. और वो लॉजिक बंदा खुद बनाता है ना, तो सच में बड़ी बात होती है. ठीक है. धीरे धीरे आपको आ भी जाएंगे लॉजिक बनाने, अच्छे से करोगे तो. बाकी मैं आपको समझाता रहूँगा, साथ साथ हर चीज़ समझाऊंगा मैं आपको टाइम के साथ. ठीक है. तो गैस आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना एक बेसिक सिंटैक्स से C प्रोग्रामिंग के. ठीक है. अब सिंटैक्स बोले तो बिडू फॉर्मेट, जिसको सिंटैक्स का मतलब नहीं समझ आता तो फॉर्मेट होता है ना, हम एक लेटर लिखते हैं उसके लिए एक फॉर्मेट होता है कि उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा. तो C प्रोग्रामिंग में ना एक सिंटैक्स है जिसको आपको हमेशा फॉलो अप करना पड़ेगा अगर C प्रोग्रामिंग में कोड लिखना है तो. ठीक है. तो मैं बताता हूँ आपको. ओके गाइस, अब देखो स्टार्ट करते बिल्कुल फर्स्ट लाइन से. अब ये जो हमने हैश इंक्लूड लिखा है, ये ना एक हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है. ये कह रहा है कि आप अपने प्रोग्राम में क्या इंक्लूड करना चाहते हैं. जैसे हमने इसमें बोला है कि इंक्लूड stdio.h, तो मतलब है कि stdio.h हमें इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर. बहुत सारे प्री प्रोसेसर होते हैं हमारे. जैसे एक होता है हैशटैग डिफाइन, ये होता है किसी भी चीज़ को ग्लोबली डिफाइन करने को. ग्लोबली मतलब समझते हो, जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहती है. ठीक है. जैसे 22/7 3.14, पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. तो ऐसे डिफाइन आपने मतलब अपने प्रोग्राम में समझ लो किसी भी चीज़ का एक साइज़ डिफाइन करना है, साइज़ 5 लिख दो बस. ये ना अब प्रोग्रामिंग में अपने पूरे कोड में जहाँ भी आप 5 लिखोगे ना, साइज़ लिखोगे, जहाँ भी साइज़ लिखोगे वो उसको 5 ही कंसीडर करेगा. ठीक है गाइस. तो ये फंडा है
ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। धीरे धीरे आपको बहुत सारे प्री प्रोसेसर बताएंगे टाइम के साथ, ठीक है। अभी आप हैशटैग इंक्लूड से करो, ये सी प्रोग्रामिंग के हर कोड में जरूरी होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब इंक्लूड का मतलब तो आप समझ गए कि हम stdio.h को इंक्लूड करना चाहते हैं। ये stdio.h क्या है यार, चलो ये भी समझते हैं फिर। तो वैस stdio.h ना हमारा एक हेडर फाइल है, इसके अंदर फंक्शंस इंक्लूड है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं सी प्रोग्राम में। आप अगर stdio.h नहीं लगाओगे ना तो आप फंक्शंस नहीं यूज़ कर पाओगे सी प्रोग्राम के। जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको कुछ प्रिंट करवाना है, आउटपुट जनरेट करना है, तो आपको ना प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। तो आप प्रिंट एफ लिखोगे तभी वो चीज़ का एक आउटपुट जनरेट होगा, वो चीज़ आपके जो बाहर मतलब जो आउटपुट आते हैं ना उसमें दिख पाएगी। तो stdio.h के बिना वो प्रिंट एफ काम ही नहीं करेगा। वो एक तरह से ये मान लो stdio.h के अंदर ही इंक्लूडेड है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो scanf लगाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है, धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है। अभी तो आपका बेसिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है इंट मेन, यहाँ से मतलब ना आपका जो पूरा कोड है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ ये एक फंक्शन होता है इंट मेन, इसका स्कोप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें जो भी चीज़ लिखी जाएगी ना इंट मेन के अंदर, वो इस स्कोप से लेके इस स्कोप के अंदर ही लिखी जाएगी, इनसे बाहर नहीं, ठीक है। ये मान लो हमारी इंटीजर मेन के अंदर ना पूरे कोड की पूरी बॉडी आती है, कोड का हर लॉजिक हर चीज़ हम इसके अंदर लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर नहीं लिखते, यहाँ पे भी हम कई बार कई चीज़ें लिखवाई जाती है। C++ में तो क्लासेस भी इसी के बाहर बनती है, सी प्रोग्रामिंग में हमारा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब बाहर बनते हैं। बट अभी आपको स्ट्रक्चर पे आना नहीं है, धीरे धीरे आएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। एकदम से आ जाओगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब मेन जो कोड हमारा इसके अंदर ही लिखा जाता है, इंटीजर मेन के अंदर ही, ठीक है। तो आपको पहले इसमें समझना है, इसमें ही लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे इससे बाहर भी चलेंगे, इससे बाहर भी बहुत चीज़ें बनती है, ओके गाइस। और गाइस देखो ये जो है रिटर्न 0, ठीक है। ये रिटर्न 0 क्या बोल रहा है कि प्रोग्राम के एंड में हम 0 रिटर्न कर देंगे। प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है हमारा, इसके आगे कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। 0 रिटर्न हो जाएगा मतलब प्रोग्राम फिनिश। अब कोई वैल्यू नहीं, 0 कोई वैल्यू नहीं कन्वे करता है, 0 तो 0 होता है, इसमें कोई डिजिट इंक्लूडेड नहीं होता, कोई कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, 0 0 तो 0 रिटर्न हो गया, प्रोग्राम खत्म। इससे ऊपर अपना कोड लिख दो पूरा जो भी है। मतलब देखो एक बहुत छोटा सा कुछ प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। ओके गाइस, अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। आया गया, इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो आज। ओके गाइस, ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ चुका है यहाँ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना stdio.h के अंदर हमें कुछ प्रिंट करना है सी प्रोग्रामिंग में, तो ये प्रिंट एफ लगाना पड़ता है। जो फंक्शन जो ये हमारा प्रिंट एफ होता है ये इंक्लूड कहाँ होता है, किसके अंदर रहता है, stdio.h। इसके बिना हम इसे नहीं यूज़ कर सकते। तो प्रिंट एफ है ना, इसकी वजह से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। एक सिंटेक्स समझ लो आप, फॉर्मेट समझ लो। किसी चीज़ को प्रिंट करने का पहले प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, फिर ये 2 ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग का ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे आपको जो भी कंटेंट करना है डबल कोट्स के अंदर। अगर खुद से कुछ प्रिंट करना चाहते हो, खुद से कुछ भी लिखना चाहते हो, डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। ये लिखा है ना डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अगर जैसे पहले से कोई वेरिएबल होता है इसमें, अब ये मत सोचने लग जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वेरिएबल समझ लो। मैंने इसकी वैल्यू 12 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ना बस 12 के लिए हमें एक %d लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देंगे ए है ना, हमारे वेरिएबल का नाम ए है, तो हम बस ए लिख देंगे। ए की वैल्यू अपने आप प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे हो गई, 12 आ गया, देखो, ठीक है गाइस। अब ये मत सोचना ज़्यादा कि ये ए वगैरह क्या है, ये सब वेरिएबल्स है, ये मैं आपको आराम से बताऊंगा ये कैसे प्रिंट करे जाते हैं। %d वगैरह इनके लिए आपको पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक तो आई गैस आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तो गैस यहाँ आप सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स तो अच्छे समझ गए होंगे। और गैस मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग दिल से करना, एक इंटरेस्ट जगाना प्रोग्रामिंग करने में, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ओके गैस, ये तो जस्ट बेसिक था। अगली वीडियो में और आगे का पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरी प्रोग्रामिंग खत्म करेंगे सी लैंग्वेज की, फिर हम आएंगे C++ पे। वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और काफ़ी ईजी भी है, और उसमें नए नए लॉजिक भी है, काफ़ी सारी नई चीज़ें जो प्रोग्राम को छोटा भी कर देती हैं और टाइम भी बचाती है बंदे का, और मेमोरी भी बचाती है, ठीक है। अगर हमें C++ अच्छे समझनी है ना,
तो हमें सी को ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि सी जो है ना एक बेस है सी प्लस प्लस का, ठीक है। और सी तो मतलब सी प्लस प्लस से भी ज़्यादा मैंडेटरी कह सकते हो आप, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना सी प्लस प्लस कुछ भी नहीं है, इसी के बेस पे सी प्लस प्लस बनाई गई है, ठीक है। और जब हम सी लैंग्वेज को अच्छे समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या फ्लोज है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उन्हें समझेंगे, तो सी प्लस प्लस समझने में हमें और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है गाइस।